जनरल नॉलेज के उद्देश्य से करंट अद्यतन जो सामान्य ज्ञान है उसकी जानकारी रखने वाले विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को राजभवन के गांधी सभागार में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है। और 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये 3 के तीनों अर्थशास्त्री अमेरिका के हैं। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुड्डो इवेंस ने। इन्हें किस काम के लिए दिया गया है? इन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अनापेक्षित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने की दिशा में किए गए कार्यों के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। आज के समाचार पत्र की ये 2 बड़ी मुख्य न्यूज़ है, 2 मुख्य समाचार हैं। आगे हम चर्चा करेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर प्रकाशित हुआ है, जिसमें उदय भास्कर जी का एक लेख निकला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिनकी रुचि है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको देखा जा सकता है। वैसे भी चीनी हट से जो मुकाबले के लिए हिंदुस्तान में आज के अंक में संपादकीय छपा है, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो कूटनीतिक और राजनीतिक विषय है, लेकिन फिर भी सामान्य अध्ययन के लिए उसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे भारत और चीन के बीच जो 13वें दौर की सैन्य वार्ता से उम्मीद थी, लेकिन वो जो उसमें नतीजा निकला है वो किसी के लिए आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि जो PLA चीन की सेना है जिसका नाम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, वो सहमत नहीं हुई जो भारतीय सेना ने जो उसे सुझाव दिया है। चीन जबरन कब्जाए गए मोर्चों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है और 13वें दौर की जो वार्ता में हॉट स्प्रिंग में तैनात चीनी सैनिकों को पीछे हटाने की मांग भारतीय सेना ने की थी। चीन को पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन उसकी मंशा तनाव बढ़ाने और ज़मीन कब्जाने की रही है। शुरू से ही उसकी नीति यही रही है, इसलिए वह पीछे नहीं हटा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आज आप ये देखेंगे, उदय भास्कर जी का एक लेख निकला है, युद्ध की बरसी से पहले सीमा पर फिर बढ़ी तनातनी। ये महत्वपूर्ण है कि कई दौर की बातचीत के बाद भी भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। आज इस लेख में हम लोग एक तो LOC, एक LAC, एक CIA, इन एजेंसियों पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत ही अच्छी हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, इससे हम लोगों को थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ विकसित होगी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी तवांग सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच की भारी धक्का मुक्की की खबरों ने जून 2020 में गलवान में हुई हिंसा जैसी आशंका बढ़ाई। हालांकि अब मामला संभलता दिख रहा है, पर इसके बारे में फिर भारत और चीन नाजुक रिश्ते को बेपर्दा किया है। इस बात ने एक बार फिर भारत और चीन के नाजुक रिश्ते को बेपर्दा किया है। तवांग में PLA पीपुल लिबरेशन आर्मी ने जो घुसपैठ की
वह अगस्त में ऐसी ही एक अन्य घटना की अगली कड़ी है। तब करीब 100 पीएलए सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती में, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया था, जिससे स्पष्ट था कि राजनयिकों और सैन्य कमांडर स्तर पर पिछले एक साल में हुई कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों देशों की विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति नाजुक बनी हुई है। आपसी तनातनी के ये गंभीर हालात 20 अक्टूबर से पहले बन रहे हैं। यह वही तारीख है जो हमारे सैनिकों को 1962 की याद दिलाती है, जब चीन ने भारत पर युद्ध थोपा था। अक्टूबर 62 में चीनी फौज ने LAC तब पार की थी जब अमेरिका और सोवियत संघ क्यूबाई मिसाइल संकट को लेकर के खतरनाक रूप से आमने सामने थे, और चीन ने इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच जो परमाणु टकराव था, इसका फ़ायदा उठाया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका और सोवियत संघ से मदद मांगी, और अमेरिका ने मदद की पेशकश की, लेकिन इसके बावजूद कई हिस्सों में भारत अपने दम पर चीनी सेना से निपटा, और वही 6 दशक बाद इतिहास की वह धुन कहीं ना कहीं और अच्छे ढंग से, मतलब विविध तरीके से सुनी जा रही है। अब थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, जैसे प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण और भू राजनीति की अनिवार्यता आज की एक सच्चाई हो गई है। बिना प्रौद्योगिकी के, बिना वैश्वीकरण के, बिना जियोपॉलिटिक्स के आज आप नहीं रह सकते। और एशिया में वर्चस्व के जंग को लेकर के भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है 2022 में। चीन भी 2024 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। राजनीतिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसे बदला, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य राजनीति में कैसे बदला है कि चीन ने रूस से अमेरिका के प्रमुख प्रतियोगी स्थान को ले लिया है। आज के समय में अफगानिस्तान मसले के अंत के बाद अब अमेरिका अपना पूरा ध्यान बीजिंग पर कर रहा है, अर्थात चीन पर केंद्रित कर रहा है। और पिछले 7 अक्टूबर को जो CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ने यह घोषणा की कि वह चीन मिशन सेंटर की स्थापना करेगी और अमेरिका के सामने आने वाली चुनौतियों पर गौर करेगी। फिर भी चीन को खतरा मानने के बावजूद भी अमेरिका द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक है। क्यों? क्योंकि यह वैश्वीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज की आवश्यकता कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए। ठीक है, अब हम अगली न्यूज़ पर आते हैं, जो सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत ने एक भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की है, ISPA। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की तर्ज पर अंतरिक्ष के अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भी इसकी स्थापना की है, और इसके संस्थापक सदस्यों में प्राइवेट कंपनियों को रखा गया, जैसे लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को टाटा समूह की कंपनी है, वनवेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। अन्य प्रमुख सदस्यों में गोदरेज हैं, ह्यूजेस इंडिया है, अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सर इंडिया शामिल है। ये भारत में एक दूरदर्शी सोच के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह अहम कदम उठाया गया है, क्योंकि
अंतरिक्ष जैसे विशेष क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व था, लेकिन यह चक्र लगातार चलता रहा। इसके द्वार निजी क्षेत्र के लिए भी खोलने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश से उच्च तकनीक वाली नौकरियां पैदा होंगी, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की सुविधा होगी और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विदेशी भागीदारों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसरो के अध्यक्ष ने क्या कहा इस पर, वो सुनते हैं। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की घोषणा के बाद से अंतरिक्ष विभाग ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान करने के लिए अंतरिक्ष संगठनों और निजी उद्योग को सक्षम बनाने की दिशा में जबरदस्त उत्साह है। इसलिए NSA अजित डोभाल ने कहा कि अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा में अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। इसी कड़ी में ISPA की स्थापना सरकार द्वारा की गई है, जिसका पूरा उद्देश्य क्या है, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला तो निजी क्षेत्र की नवोन्मेषिता की स्वतंत्रता देना, दूसरा सरकार की सामर्थ्य प्रदान करने की भूमिका निभाना, तीसरा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और चौथा क्षेत्र की कल्पना आम आदमी के विकास में सहायता प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में करना है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही जनरल नॉलेज के प्रश्नों के लिए, जनरल नॉलेज की अपनी समझ बढ़ाने के लिए हमारे चैनल परीक्षा पुष्कर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, जिससे चैनल आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।